नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डैफ 2 जो इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। उसके पहले जिन लोगों ने मेंस क्लियर किया है उनको मेरी हार्दिक शुभकामना। ऑल द बेस्ट कि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा करें, ऐसी हम लोगों की शुभकामना आपके साथ है। डैफ 1 और डैफ 2 दो जो फॉर्म भरने होते हैं कमीशन के लिए, उसमें डैफ 1 तो आपने ऑलरेडी भर रखा है, तो फॉर्म भरने की समझ तो है ही आपके अंदर। लेकिन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2 पर हमें बात करने की ज़रूरत क्यों है? भरना तो उसको भी उसी तरीके से है जैसे आप डैफ 1 भरा होगा आपने, लेकिन पहली बात यह समझनी है कि डैफ 2 क्यों कहा है कमीशन ने आपको भरने के लिए। उसके पीछे का तर्क यह है कि यही डैफ 2 आपके साक्षात्कार का, आपके इंटरव्यू का आधार होगा। प्राइमरीली, प्राथमिक रूप से इसी डैफ 2 से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे आपसे भी। तो जब हम इस फॉर्म को भरते हैं तो कॉलम पर हमें बहुत बारीक ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, होनी चाहिए। हम आमतौर पर दाहिनी तरफ देखते हैं जहां भरना है, हम उस पर गौर नहीं करते सामान्यतः कि उस बाईं तरफ के कॉलम में क्या लिखा है और जो बोर्ड मेंबर हैं उनको वहां से कोई एक सूत्र ऐसा मिल सकता है जहां से वो प्रश्न बना दे। तो हमें उस पर बात करनी है और उसको समझना है, ताकि जब भी आप उसमें अपनी तरफ से कोई सूचना दें तो आप उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज आपके सामने आने का उद्देश्य ही यह था कि डैफ 2 के पर उन बातों की चर्चा कर दूं मैं, ताकि जो 15 तक आपको फिल करके सबमिट करना है कमीशन में, तो आप बहुत सतर्कतापूर्वक उस कॉलम को फिल करें और किसी भी तरीके का जोखिम या रिस्क आपके पास नहीं रहे। यही उद्देश्य है आज आपसे इस बात पर चर्चा करने का। एक एक करके मैं बात करूंगा आपके डैफ के कॉलम्स पर और फिर देखते हैं कि आप निश्चित रूप से आपकी सफलता होगी, ऐसी मेरी कामना है और ईश्वर से प्रार्थना है यही कि यू शुड ऑल बी वेरी सक्सेसफुल, राइट। सबसे जो पहला पेज है आपका, उसमें आपकी जो तस्वीर है वो तो है ही, फोटो है। उसके बाद आपको आईडी, रोल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल ये लिखना है। जो पहला ऐसा एरिया है जहां से प्रश्न बन सकता है वह है मदर टंग, मातृभाषा। अभी मैंने कहा कि परीक्षक को एक सूत्र चाहिए, बोर्ड को एक सूत्र चाहिए जहां से वो प्रश्न पूछे। तो हमें मानसिक रूप से तैयार रहना है कि वो प्रश्न वहां से आ सकता है। हालांकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि वहीं से प्रश्न होगा, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम पहले से तैयार रहेंगे और बिना किसी पूर्वाग्रह के साक्षात्कार में जाएंगे। कोई प्रेजुडिस, कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा या यह प्रश्न ही पूछा जाएगा। हमें हर तरह के प्रश्नों के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। तो मातृभाषा वाला जो सेगमेंट है, पहला कॉलम है, उससे प्रश्न क्या हो सकता है? तो सबसे पहला प्रश्न यह होगा कि मातृभाषा होती क्या है। खास तौर से उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में ले रखा है, उनके लिए यह एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको साहित्य और भाषा में अंतर समझ में आता है या नहीं। साहित्य और भाषा में अंतर क्या है? कितनी मातृभाषाएं हैं देश भर में जो बोली जाती हैं? देश भर में कितनी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं? बोलियां कितनी हैं जो बोली जाती हैं लोगों द्वारा पूरे देश में? इसके अलावा
जो इसके जो संवैधानिक पक्ष हैं, अनुसूची 8 है, अनुच्छेद 343 से 350 बी है। तो जो संवैधानिक पक्ष है भाषाओं का, ये पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ से निकाला जा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि परीक्षक या बोर्ड मेंबर एक कोई बिंदु उठाएगा जहाँ से उसका डाइवर्जेंस करेगा, वह अलग अलग दिशाओं में उसको ले जा सकता है, अलग अलग तरह के प्रश्न पूछकर, राइट। तो हमें उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। दूसरा, आपका जन्म स्थान। प्लेस ऑफ बर्थ। जन्म स्थान का महत्व क्या है किसी भी व्यक्ति के? तो जन्म स्थान व्यक्ति की उत्पत्ति का आधार है और व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तैयार करता है, वह सोशियो कल्चरल सिस्टम। तालकोट पार्सन्स एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने यह कहा है कि व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, उस कार्य का अर्थ उसको उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप अपने जन्म स्थान की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक क्षमता या आर्थिक अभिलक्षण की समझ रखते हैं, तो बहुत हद तक आपकी सोच उस तरह की होगी जिसकी पहचान बोर्ड बहुत आसानी से कर सकता है। तो प्लेस ऑफ बर्थ या जन्म स्थान हमारे प्रश्न का दूसरा सूत्र दे सकता है और हमसे हमारी सांस्कृतिक पहचान की जानकारी प्राप्त कर सकता है बोर्ड ऐसे प्रश्न पूछकर। इसके साथ साथ यहां पर कॉलम है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता से संबंधित कई प्रश्न हैं। बात फिर वही है, डाइवर्जेंस, कि यहां से कई चीजें जा सकती हैं, कई डायरेक्शन में प्रश्न हो सकते हैं। जैसे राष्ट्रीयता और नागरिकता में अंतर क्या है? राष्ट्रीयता और अधिवास में अंतर क्या है? डोमिसाइल। डोमिसाइल और निवास स्थान में क्या अंतर है? रेसिडेंस। कितने तरह के व्यक्ति हैं भारत में? प्राकृतिक और विधिक व्यक्ति। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इससे संबंधित विवाद क्या थे? यह अधिनियम फिर से चर्चा में आया है अभी, तो हमारे लिए प्रश्न दे सकता है। तो राष्ट्रीयता के कॉलम से हम कई दिशाओं में प्रश्न की उम्मीद कर सकते हैं। उसके संवैधानिक पक्षों की भी कर सकते हैं और इन जनरल भी कर सकते हैं कि जो सरकार ने किया है वह कितना सही, कितना गलत, और उसके प्रावधान क्या है, मुख्य अंतर क्या है, मेन संशोधन क्या किया है हमने नागरिकता कानून में, और वह विवाद में क्यों था। इसके साथ साथ आपके पिता और आपकी माता का व्यवसाय क्या है? फादर्स प्रोफेशन एंड मदर्स प्रोफेशन। फादर का जो प्रोफेशन है वह या तो कृषक है या किसी सेवा में है, सरकारी या निजी। तो वह सेवा कौन सी है, आपको उस सेवा की कितनी समझ है? आपकी माता अगर होम मेकर है तो मदर की भूमिका परिवार में क्या होती है? पारिवारिक स्थिति कैसी है? परिवार क्या होता है? परिवार से हम क्या प्राप्त करते हैं?
वर्तमान में परिवारों की क्या स्थिति है। समाजशास्त्र में परिवार अगर एक संस्थागत इकाई है समाज की, तो वह किस स्थिति में मौजूद है आज। क्या परिवार की प्रणाली पर किसी प्रकार का आघात हो रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे इस खंड से पूछ दिए जा सकते हैं और हमें उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। तो फैमिली, फादर और मदर को लेकर, उनके व्यवसाय को लेकर हम वहाँ से एक सूत्र निकाल सकते हैं कि हम उसको सीधा ले जाएं परिवार की तरफ, और माता या महिला की भूमिका एक परिवार में क्या होती है, और महिला अगर परिवार में सशक्त हो तो महिला सशक्तिकरण क्या हो सकता है। तो महिला संबंधी मुद्दा यहाँ से निकाला जा सकता है आपके मदर के प्रोफेशन से, राइट। इसके बाद है कि अगर हम इसकी बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया आपके डैफ 2 में है, और वह है आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें लिखा है कौन सी परीक्षा पास की है, क्लास क्या था, मार्क्स क्या है, स्कोर CGPA क्या है, ईयर क्या है, विषय कौन से हैं, नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी। तो स्कूल कॉलेज का नाम या विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया कहा कि किसी ने लिखा कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अगर हमने वहाँ से किया है तो महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा जा सकता है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, तो वीर कुंवर सिंह कौन थे, वहाँ से पूछा जा सकता है। तो स्कूल और कॉलेज के नाम, यूनिवर्सिटी के नाम से पूछा जा सकता है। इसके अलावा विषय जो आपका है आपके एकेडमिक्स में, स्नातक या स्नातकोत्तर, जहाँ भी जो भी विषय आपने पढ़ा है, यहाँ हायर क्वालिफिकेशन है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या नहीं, वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कुछ बुनियादी, फंडामेंटल, गहराई वाले नहीं। क्यों? उसके पीछे का उद्देश्य है आपकी सिंसियरिटी की जांच करना कि जो अभ्यर्थी सामने बैठा है बोर्ड के, वह अपनी पढ़ाई के दौरान, अपने एकेडमिक्स के दौरान कितना सिंसियर रहा है, कितना ईमानदार रहा है अपनी पढ़ाई के प्रति, और उसकी बुनियादी संकल्पनाएं कैसी हैं। वाकई उसने समझ विकसित की है अपनी एकेडमिक्स में, या उसने ऐसे ही ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, उसकी जांच की जाती है यहाँ से प्रश्न पूछकर। तो जो भी आपका एकेडमिक्स में सब्जेक्ट रहा है, विषय रहा है, उसकी बुनियादी बातों की समझ अवश्य होनी चाहिए, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। खास तौर से एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपने वैकल्पिक विषय, कोई नया विषय लिया है वैकल्पिक विषय के तौर पर, तो वहाँ से भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि आपने जो अपने स्नातक में जो विषय पढ़ा, उससे हटकर आपने वैकल्पिक विषय नया क्यों चुना है। क्या आपकी कोई रणनीति थी? क्या आपका अपने विषय पर आपकी पकड़ नहीं है? क्या ऐसी वजह है जिससे आपने वैकल्पिक विषय के रूप में कोई नया विषय लिया है? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक हमारे पास क्या क्या आ गया। सबसे पहले मातृभाषा से संबंधित, दूसरा जन्म स्थान से संबंधित, तीसरा राष्ट्रीयता से संबंधित, चौथा पिता और माता के व्यवसाय से संबंधित, और पांचवा शैक्षणिक पृष्ठभूमि से संबंधित। सब डाइवर्ज करेंगे, सब दिशाएं अलग अलग होंगी, इस तरीके से जाएंगे सब। तो हमें उनकी बात
उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, राइट। इसके बाद जो है हम यहाँ पर देखें जोन और स्टेट के कार्डर को, कि कार्डर के बारे में आपको फिल करना है। यहाँ देखिए कॉलम में क्या लिखा है, वेदर यू वांट टू कंसिडर योर होम स्टेट, मान लिया हमने कहा बिहार या यूपी, एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस एज होम कैडर, आंसर लिखा यस, ठीक है। अब बिहार और उत्तर प्रदेश इस जोन में है, तो हमें इस जोन में जो राज्य हैं दूसरे, इनकी भी बुनियादी समझ होनी चाहिए। अगर आपने उत्तर प्रदेश भरा है होम कैडर और आपको होम कैडर अलॉट नहीं होता और आपको अलॉट हो जाता है उड़ीसा, तो क्या आपकी समझ उड़ीसा के बारे में भी थोड़ी बहुत है? तो आपको जो भी जोन आपने लिया है राज्य के कैडर को लेकर, उस जोन में जितने भी राज्य हैं उनकी थोड़ी बहुत समझ अवश्य होनी चाहिए, ताकि हम अपने चुनाव को तर्कसंगत ठहरा सकें, रैशनलाइज कर सकें कि मैंने इस जोन को अपने कैडर के प्रेफरेंस में क्यों रखा है, राइट। दूसरी बात है, यहां पर एक वाक्य लिखा है, कैडर एलोकेशन पॉलिसी 2017, they are also advised to go through the details of the cadre allocation policy extremely carefully before submitting their preference for zones as well as cadres thereunder। यह जो वाक्य है बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। यह यूपीएससी यह कह रही है कि आपको कैडर आवंटन नीति 2017 के प्रावधानों को गंभीरता से देखना चाहिए बिफोर यू फिल दिस। तो कैडर क्या होता है यह देखा जाएगा, पूछा जा सकता है। कैडर एलोकेशन पॉलिसी क्या है 2017 की, उसके प्रावधान क्या हैं, यह पूछा जा सकता है। और जो जोन है उसमें जो राज्य हैं उन राज्यों की थोड़ी बहुत समझ अवश्य होनी चाहिए। ये 2-3 बातें हमें कैडर से संबंधित पूछी जा सकती हैं। कैडर नियमों में बदलाव का एक प्रावधान आ रहा था, प्रस्ताव था, वो पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी प्रोस्पेक्टिव चेंजेस इन कैडर, कैसे उसमें बदलाव हो रहा है या हो सकता है, उसकी बात की जाएगी। अभी वो विवाद में भी था, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके साथ साथ कैडर का महत्व क्या है भारत में सिविल सेवा की दृष्टि से, यह पूछा जा सकता है, जिसकी बुनियाद यहाँ रख दी है कमीशन ने, यह कहकर कि जो भी अभ्यर्थी है उसको इस नीति को बहुत ध्यानपूर्वक, एक्सट्रीमली केयरफुली बिफोर सबमिटिंग देयर प्रेफरेंस, बहुत गंभीरता से ध्यानपूर्वक उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसके प्रावधानों को, ताकि हम कैडर को समझ सकें और उसके हिसाब से हम कैडर का चुनाव करें। तो अभी जो हमने इसमें लिखा था, यहाँ इसमें और चीज़ आ जाएगी, कैडर आवंटन नीति 2017 से संबंधित, यह भी हमारे प्रश्न का एक क्षेत्र हो सकता है। इसके बाद सर्विस का प्रेफरेंस है। यहां भी एक बहुत बारीक सी बात लिखी गई है। A candidate shall be required to mandatorily indicate order of preference only for those services participating in civil service examination for the year for which he is interested to be allotted to. No change in preference of। यहाँ लिखा है, in case of preference none of the services indicate, the candidate will not be considered। और पहले देखें, यहाँ देखिए, it is clarified that the below order of services does not reflect their relative importance
in the eyes of the government and the candidates are advised to use their own discretion while indicating preference for various services. ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका कि यह जो सीक्वेंस लिखा गया है, यह सीक्वेंस, यह जो वरीयता है, ये वरीयता है नहीं। सरकार की नज़र में यह जो नंबरिंग है, इसकी प्रेफरेंस है, इस प्रेफरेंस से यह पता नहीं है कि इसमें यह सेवा सबसे महत्वपूर्ण और यह सबसे कम महत्वपूर्ण है। वह सेवाओं के महत्व को नहीं दर्शाता। यहाँ पर लिखा है कि सरकार की नज़र में यह जो सीक्वेंस है, क्रम है, यह क्रम सेवाओं के महत्व का कोई संबंध नहीं है इससे, कि यह भारतीय प्रशासनिक सेवा सबसे महत्वपूर्ण है तो राजस्व सेवा उसकी तुलना में कम महत्वपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह स्पष्ट रूप से परीक्षक ने, कमीशन ने लिख रखा है यहाँ, और यह पहला ही नोट है कि बट डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू यूज देयर ओन डिस्क्रिशन। जो अभ्यर्थी है वो अपने विवेक से भरेगा उसको। अब विवेक क्या है? विवेक का मतलब इच्छा नहीं है। विवेक का मतलब होता है तर्क संगत होना। अगर हमारी इच्छा है कि मैं आईएएस अधिकारी बनूं तो उसके पीछे का तर्क होना चाहिए। तो तार्किक इच्छा है, उसके आधार पर कोई भी अभ्यर्थी यह क्रम तय करेगा कि मुझे आईएएस को पहले रखना है 01, आईपीएस को 02, मान लिया यह कहा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 01, पुलिस सर्विस 02, ये कर दिया 05, यहाँ कर दिया इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स 03, और ये कर दिया 04, ये कर दिया 05, ऑडिट अकाउंट कर दिया 06। मान लिया ऐसे हमने भर दिया है। तो हमसे यह पूछा जा सकता है कि जो क्रम आपने रखा है उस क्रम के पीछे क्या तर्क है, क्या आधार चुना आपने? क्या आपको सारी सेवाओं की समझ है? किस आधार पर आपने यह तय किया है क्रम अपना, यह हमसे पूछा जा सकता है। अगर हमने कहा कि आप क्रम में पहला स्थान आपने प्रशासनिक सेवा को दिया है, तो प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? ये तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है ही। सिविल सेवा ही में क्यों जाना चाहते हैं? आप राजस्व सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? वाई? रेलवे सर्विस में क्यों नहीं जाना चाहते? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, यह जानने के लिए नहीं कि आपको उन सेवाओं की समझ है अथवा नहीं, यह जानने के लिए कि आप जब अपने विवेक का प्रयोग करते हैं तो आप कितने तार्किक होते हैं। एक सिविल सेवक के लिए विवेकाधिकार बहुत महत्वपूर्ण है दैनिक कार्यों में। लेकिन अगर कोई सिविल सेवक बिना तर्क के अपना कार्य करने लगेगा तो समस्याएं लोगों की बढ़ेंगी। तो यह देखा जाएगा आपसे प्रश्न पूछकर कि आर यू रियली लॉजिकल एंड मैन ऑफ रीजनिंग? क्या वाकई आप अपने विवेक और अपने तर्क का प्रयोग करते हैं और क्या वस्तुनिष्ठ आधारों पर आप अपना निर्णय लेते हैं? इसकी जानकारी करेगा वह, न कि आपका क्रम जानना चाहता है। तो हमें क्रम हम जो भरे वह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि उसका आधार क्या है और उसके लिए तर्क कौन सा यूज किया है, इसकी समझ हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद जो इसमें एक बहुत गंभीर बात है वह यह है, यहां देखिए, प्लीज गिव particulars at the university, state, national level in respect of prizes, medals, scholarships, sports, position of distinction, leadership held, other extracurricular activities and interests such as hobbies.
ये वाला जो एरिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हॉबी में। हॉबीज़ लिखने के समय हमें बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है कि वास्तविक हमारी हॉबी क्या है। पहले तो सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। रुचि क्या है आपकी और हॉबी क्या है। तो हॉबी का मतलब है इट्स काइंड ऑफ हैबिचुअल इंटरेस्ट, बार बार वह कार्य करने की इच्छा होती है। मैं उसके लिए अपने व्यस्त जीवन में समय निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि वही जो रुचि है, जिस क्षेत्र में जो कार्य करने की रुचि है, उस रुचि के आधार पर मुझे वह कार्य बार बार करने की इच्छा होती है, उससे प्रेरणा मिलती है मुझे। वह मेरे या तो मुझे खुशी देता है या मेरा तनाव कम करता है। कुछ तो कारण होगा ज़रूर जिसके प्रति हमारा लगाव है ऐसा वह कार्य करने के लिए। कुछ छात्रों ने किसी से पूछकर कुछ ऐसी बात लिख दी जिससे उन्होंने अपने लिए समस्याएं मोल ले ली। जैसे हॉबी में किसी ने लिख दिया था रक्तदान, या एक छात्र ने यह लिख दिया मध्य पूर्व की जागरूकता रखना, या एक ने लिख दिया जल संभरण, वाटर हार्वेस्टिंग। ये सब हॉबीज नहीं है। हॉबीज क्या हो सकती हैं? सिनेमा देखना हो सकता है, गाना सुनना हो सकता है, यात्रा करना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, किसी को पढ़ाना हो सकता है, डायरी लिखना हो सकता है, कविताएं कहानी लिखना हो सकता है। इस तरह की हॉबीज़ हो सकती हैं जो मेरे तनाव को कम करती हैं या मुझे खुशी देती हैं। तो यहाँ पर बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है आपको। अगर आपकी रुचि खेल में है, ये बहुत स्वाभाविक है कि आपने बचपन से वो खेल खेला होगा। तो क्या आपने कभी स्कूल में, कॉलेज में कोई उपलब्धि हासिल की है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। अगर वो हासिल नहीं की है और हमने लिखा है यहाँ प्लेइंग क्रिकेट, तो कब से खेल रहे हैं क्रिकेट आप? क्या अचानक से यह रुचि हॉबी के तौर पर डेवलप हो गई है या पहले भी खेलते थे? अगर खेलते थे तो क्या कोई उपलब्धि हासिल हुई है? तो अगर आपने उपलब्धि हासिल नहीं की है तो उस खेलने से आपको क्या लाभ हुआ? बहुत सारी बातें उससे जुड़ती हैं। हॉबीज़ या रुचि जो है वह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को का एक्सरे कराती है, हमारी सोच बताती है। वह हमारी रुचि हमारे मनोविज्ञान की तरफ सामने वाले को ले जा सकती है। तो इसको भरने के समय हमें बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है और किसी के कहने से नहीं, बल्कि हमें खुद तय करना है कि मेरी रुचि कहाँ है और क्या मैं उस रुचि का वाकई उपयोग करता हूँ आदतन, और क्या मैं उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। इसकी बात पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। राइट, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको हम लिस्ट जो हम लोग बना रहे थे उस लिस्ट में यह आ जाएगा। अगला क्या हो गया? शैक्षणिक पृष्ठभूमि हो गई, कैडर आवंटन हो गया, और सेवाओं का क्रम है, विवेक के आधार पर। तो विवेक से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद रुचि है या हॉबीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। इन आधारों पर प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं डैफ 2 से। इतने एरिया ऐसे हैं डैफ 2 में जहां से बोर्ड को एक सूत्र मिल सकता है पूछने का, और वहां से वो प्रश्न बना सकता है। अब हमें करना क्या है कि जब हम इसकी तैयारी करेंगे तो हमें करने की क्या ज़रूरत है और क्या नहीं करना चाहिए, उसके पहले हमें यह समझना है कि बोर्ड हमें क्या देखना चाहता है। सबसे पहला है आपका आत्मविश्वास का स्तर, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आपका संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, कैसे आप संवाद करते हैं किसी के साथ। तीसरा, सत्यनिष्ठा तथा मूल्य प्रणाली क्या है आपके अंदर।
वैल्यू सिस्टम आपका कैसा है, एथिकल मोरल वैल्यूज़ कैसी है, इंटीग्रिटी कितनी है, ईमानदारी कितनी है, विधि सम्मतता कितनी है। इसके बाद निर्णयन का कौशल कैसा है, डिसीजन मेकिंग स्किल कैसी है। फिर समस्या समाधान का कौशल कैसा है आपका, यह देखा जाएगा। इसके बाद आपकी व्यावहारिक सोच कैसी है, यह देखा जाएगा। जितने भी ऐसे आयाम मैंने लिखे यहां, इनको हम सामूहिक रूप से कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो हमारे अंदर है, हमारे मनोविज्ञान में है। उसको देखना है हमारे सॉफ्ट स्किल्स को, न कि हमारी जो भौतिकता है, या भौतिकता कहने का मतलब है यहाँ तथ्यात्मक उत्तर। तथ्यात्मक उत्तर पर अंक आमतौर पर नहीं आएंगे। हमारे सॉफ्ट स्किल्स की समझ अगर उसको हो गई तो हमारे पास अच्छे अंक मिल जाते हैं हमें। तो हमें यह देखना है। तो हमारी जो सहायता होगी आपके लिए वह यह होगी कि आपके इन्हीं सॉफ्ट स्किल्स को मजबूत किया जाए, आपके साथ मिलकर बैठकर, और आपने जो सूचना दी है अपने DAF2 में, उसके आधार पर आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, उस पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। और हमारी तरफ से सहायता यह होगी कि 1-on-1 हम बात करेंगे आपसे, चूँकि हर व्यक्ति का, हर अभ्यर्थी का जो DAF2 होगा वो विशिष्ट होगा। आपने क्या सूचना रखी है उसमें, जो मैंने अभी कहा वो तो जनरल है, आपने क्या सूचना रखी है उस पर आपके लिए प्रश्न क्या हो सकता है, वहाँ से वह हम लोग बात कर सकते हैं एक एक करके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं कि हमारे आसपास घटनाएं कौन सी हो रही हैं, वो कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं जहां से प्रश्न बन सकता है, तो उसकी एक सूची, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिया जाएगा आपको, और जिस विषय से संबंधित वह टॉपिक होगा करंट का, उस विषय के विशेषज्ञ से आपको बात करने का अवसर भी मिलेगा, ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकें, जो आपकी शंका है उसको दूर किया जा सके। प्रश्न यह है कि करंट अफेयर्स को पूछने के पीछे क्या तर्क है, तो तर्क है आपकी जागरूकता की जांच करना, कि क्या आपने अपने आंख और कान खुले रखे हैं, क्या आप किसी चीज़ को देखकर समझने की क्षमता रखते हैं, उसकी जांच करेगा वह। तो हमारी जागरूकता की समझ देखने के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है समसामयिक घटनाएं। तो हम उस पर अपने विचार क्या हैं उसकी बात कर सकते हैं, और हमारी जागरूकता की पहचान वो कर सकता है बोर्ड। इसके अलावा हमें यह देखना है कि जो मॉक इंटरव्यूज़ होगा, मॉक इंटरव्यूज़ में बहुत बारीक बात बता रहा हूँ मैं, कि मॉक इंटरव्यू और एक्चुअल इंटरव्यू में जैसे हम शब्द लेते हैं मॉक, हमें लगता है कि हमारा उद्देश्य कुछ और है, लेकिन उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो बोर्ड का वास्तविक इंटरव्यू का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य मॉक का भी होना चाहिए। वो क्या है? वो है हमारे अंदर ऐसे गुणों की पहचान करना। मॉक इंटरव्यूज में हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए या नहीं होगा कि हम किसी अभ्यर्थी की कमियां ढूंढ दें और उसको यह बता दें कि तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी कमी है, तो हम उसको डीमोटिवेट कर देंगे। हमारा उद्देश्य मॉक इंटरव्यूज में क्या होगा कि आपके अंदर ये कौशल है या नहीं, अगर है तो वो कैसे पता चला, आपके किस उत्तर से यह पता चला, और अगर नहीं है तो उसको हम कैसे ला सकते हैं। होगा तो सब में कुछ ना कुछ कौशल सबके पास होता है। तो हमारा उद्देश्य मॉक इंटरव्यूज़ के माध्यम से यह होगा कि आप अपने इस कौशल का विकास कैसे करेंगे और उसको सुदृढ़ कैसे बनाएंगे, न कि केवल गलतियां ढूंढ देना। राइट? इस आधार पर हम मॉक इंटरव्यूज़ का संचालन करेंगे, तो आपको उससे निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि अगर हम DAF2 को गंभीरता से देखें, अभी आपके पास 15 तक का समय है, आप इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके, जितनी बातें मैंने भी हाईलाइट की हैं उन पर विचार करके एक एक सूचना बहुत सतर्क होकर आप इसमें रखेंगे, जिससे कि साक्षात्कार के समय आपको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और आप
हर ऐसे प्रश्न का बहुत तर्कसंगत उत्तर दे सकें। और आपकी सहायता के लिए जो संस्कृति IAS की तरफ से यह कार्यक्रम संचालित होगा, उसमें जैसा अभी मैंने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर हम शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर आपसे बात करके डैफ पर कि आपके लिए क्या प्रश्न हो सकता है, लिस्ट ऑफ जो टॉपिक्स होंगे उसमें विषय विशिष्ट विशेषज्ञों से बात करने का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपके जो गुण हैं आपके अंदर प्रशासक के, उन गुणों को कैसे और मजबूती प्रदान की जा सकती है, उस पर हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ में बात करेंगे। और उसके बाद जब आप साक्षात्कार में जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप उसमें बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं और उसमें समस्याएं नहीं होंगी, राइट। तो मुझे लगता है कि इससे आपको आज के इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिला होगा या मिलेगा, और अगर आप इस प्रकार करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके पास आएगी। धन्यवाद।